गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। एक छोटा सा प्रयास कि क्या मैं विथ फेस इस वीडियो को या इस सेट को क्लियर कर पाता हूं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। यहाँ की गलत होगा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में देखिए, रोम पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। रोम का क्या है आपका, ये तो एक कंट्री है फ्रांस, यूरोप में। बाकी जो बालाकोट है, कालीबंगा है और लोथल है, ये सब किससे रिलेटेड है, आपका पुरातात्विक स्थल है, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो आई होप सो ऑप्शंस में क्या क्या है आपका, पाटलिपुत्रा है, राजगिरी है, वैशाली है और कुंडलवन है। देखिए, जो बौद्ध परिषद जिसको कह रहे हैं उसी को बौद्ध संगति भी लिखा हुआ कहीं कहीं आता है। और इनिशियल फेजेस में अभी तक तो टोटल 6 बार बौद्ध संगति हो चुकी है या बौद्ध की मीटिंग हो चुकी है। इनिशियल स्टेज में जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टोटल 4 जो है मीटिंग हुआ था उस टाइम, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड कहाँ हुआ था। तो सेकंड आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहाँ होगा, राजगिरी में होगा। पहला कहाँ हुआ था, पहला वैशाली में हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ आपका, राजगिरी में हुआ। तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन। यहाँ जो ऑप्शन में आपको कुंडलवन दिख रहा है वो बेसिकली कहाँ है, कश्मीर है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले बात कर लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो याद रखिएगा कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1885 में हुआ है। कब हुआ है, 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है। फिर 1885 में कांग्रेस के फॉर्मेशन के फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर आपके थे एओ ह्यूम। कौन, एओ ह्यूम। ठीक है। फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो महाराष्ट्र में हुई थी। और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बैनर्जी थे। तो सिमिलरली हर साल जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता गया। तो आपसे पूछ रहा है पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस में क्या क्या है आपका, एओ ह्यूम है, विलियम बैडरबर्न है, जॉर्ज यूल है और लॉर्ड मिंटो है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूल जो है वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कब के थे, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे तो याद रखिएगा 1888 के थे, 1888 में फर्स्ट टाइम, यानी कि चौथा जो आपका मीटिंग था कांग्रेस का। 85 में पहला, सिमिलरली जो चौथा था उसमें फर्स्ट जो है अंग्रेज जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, कौन, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। देखिए, श्वेत कमीशन का मतलब हो गया जिसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स हो। और जब हम ऑप्शंस में देखेंगे, साइमन कमीशन, चैम्सफोर्ड कमीशन, मिंटो कमीशन और क्रिप्स मिशन। तो पहले ईयर जान लें इनका। क्रिप्स मिशन 1942 में था, ठीक है। चैम्सफोर्ड जो कमीशन था वो आपका 1919 में है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको कहते हैं। मिंटो कमीशन है, मॉर्ले मिंटो, 1909 की बात कर रहे हैं हम लोग। और जब बात कर रहे हैं साइमन कमीशन का, तो साइमन कमीशन का फॉर्मेशन 1927 में हुआ है। इंडिया आया है 1928 में। और याद रखेंगे साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था वो इसी मैटर पे हुआ था कि उसमें सारे के सारे क्या है, विदेशी हैं, यानी कि फॉरेनर्स थे। उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को बेसिकली श्वेत कमीशन कहा गया। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थायी सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी, स्थानीय सरकार की। तो याद रखिएगा स्थानीय सरकार किनका है, ऑप्शंस में है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी आपका लॉर्ड कर्जन है, फिर लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड इरविन है। आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय शासन का जनक कहते हैं। किनको, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। ऑप्शंस में देखेंगे चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। आपको मैं बता दूं, जब आपका बंगाल जो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बांग्लादेश है। और उनका जो टाइटल है जो इसका नेशनल एंथम का, वो है आपका आमार सोनार बांग्ला। ठीक है। और ये लिखा कब गया था, ये 1905, जो बंगाल विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था 1905 में, उस समय लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला। और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, तो उस टाइम क्या है, बांग्लादेश ने इसी को अपना नेशनल एंथम बना लिया था। ठीक है, लिखा किसने है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किन सुधार उपायों को लागू नहीं किया गया है या गया था। तो देख लेते हैं, विलियम बेंटिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हमारे सोशल डेवलपमेंट कह लीजिए उसको करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। सिमिलरली उसके अगले ही साल ठगी प्रथा का अंत किया है और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर किया है उन्होंने। दास्ता का अंत इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, दास्ता का अंत किसने किया है, एलन ब्रो ने 1843 के आसपास किया है। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, दास्ता का अंत
विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो धुरी राष्ट्र थे वो हारे थे, मित्र राष्ट्र क्या थे, जीत गए थे। आपसे पूछ रहा है कौन सा धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं है, तो धुरी राष्ट्र के सदस्य में जो मेन थे वो यही थे आपके, जापान था, ऑप्शन ए, जर्मनी था, ऑप्शन बी और इटली, ये तीनों क्या थे, एक साथ थे। चीन क्या है, धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में संसद में किसने भाग लिया? तो देखिए, आई होप सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ऑप्शंस क्या क्या है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। आंसर क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि विवेकानंद ने वहाँ स्पीच दिया था और सुन्नी पे काफ़ी लंबा स्पीच दिया था और बहुत अच्छा स्पीच था। और ये भी याद रखें कि इसका टाइम याद रखें, क्योंकि शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ कब था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है संविधान सभा का उपाध्यक्ष किनको चुना गया था? ऑप्शन क्या है, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर और एच सी मुखर्जी। आंसर क्या होगा, एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश को संविधान का वास्तुकार माना जाता है? वास्तुकार किनको कहते हैं हम लोग? ऑप्शंस में है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर और राजगोपालाचारी। और आई होप सो आपको इसका आंसर पता हो, वेरी गुड। आंसर क्या होगा, बी आर अम्बेडकर को हम लोग संविधान का वास्तुकार कहते हैं। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। यानी कि हमारे यहाँ जो रूल बन रहा है वो बेसिकली किस देश के संविधान या कानून बनाने की प्रक्रिया के इक्वल है, या नहीं इक्वल नहीं तो सिमिलर है। ऑप्शंस में क्या क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है, जर्मनी है, यूएसए। आंसर क्या होगा, आंसर यूएसए होगा। क्लियर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संविधान का भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग डीपीएसपी शॉर्ट में कहते हैं, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। और इसको जनरली हम लोग क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइट करके इसमें लिखे गए चीज़ों को हम लोग अपना हक नहीं मान सकते हैं। ये क्या है, एक तरह का सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है। अब पूछ रहा है कि क्या नहीं है, धार्मिक अधिकार, बिल्कुल सही, यही जो है आप में नहीं है। ये कहाँ है, ये फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29 और 30 में है। क्लियर। इसके बाद विश्व शांति के लिए प्रचार करना है, ग्राम पंचायत को सहायता करना भी है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी है। पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है समता का अधिकार, ये है, काम करने का अधिकार, ये देखिए काम करने का जो अधिकार है ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट में कहीं मेंशन नहीं है। शिक्षा का अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, काम करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको पता होगा भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा मेंबर भी हो सकते हैं, राज्यसभा मेंबर भी हो सकते हैं। लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो कितना है, वो है 25 ईयर्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, 25 ईयर मिनिमम वो एज है जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। क्लियर, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था। क्लियर, ये तो आपको पता है। और इसी समय जो है अंतरिम जो है सरकार बन गई थी, अंतरिम मतलब टेम्पररी बेसिस पे, और वो बना था 5 साल के लिए। तो 47 से 5 साल चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, 1952 आ जाएंगे। चुनाव भी 51-52 दिखाता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो 51-52 में हुआ था, क्योंकि फंडामेंटल जो इलेक्शन कमीशन जो फॉर्मेशन लिया, पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसीजर कराया, उसमें टाइम लगा। तो इलेक्शंस तो 1991 में हो गए थे, बट जो लोकसभा का अधिवेशन था वो 1952 से स्टार्ट हुआ, जब 5 साल हमारा पूरा हो गया, 5 ईयर प्लान, मतलब 5 ईयर जो टेन्योर है लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले ये जानिए कि नगर निगम का इंग्लिश क्या हो गया, इसका हो गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए, महापौर, उपायुक्त, खंड विकास अधिकारी, कोई नहीं तो याद रखेगा महापौर, यानी कि मेयर जो होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? ऑप्शन में क्या क्या है, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल और
मीरा कुमार, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी थी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटा दिया कौन सा था? तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में क्या क्या है आपका? 61 है, 62 है, 42 है और 44 है। आंसर क्या होगा? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, 61वां संविधान संशोधन, उसमें क्या है, एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। अच्छा, ये संविधान संशोधन हुआ कब? तो ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? याद रखिएगा, जो सन राइजेस होता है वो ईस्ट में होता है और वेस्ट में उसका अस्त होता है। तो इसका मतलब है जस्ट इसका ऑपोजिट कर ले, यानी कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, पश्चिम से पूरब, यही आपका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को पता होगा कि साउथ एशिया में या इंडिया के जब पूर्व में चलेंगे तो वहाँ पर दो कंट्री है, एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया का जो राजधानी है यानी कि दक्षिण कोरिया का, वो सियोल होता है और नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। तो नॉर्थ कोरिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर कोरिया। ऑप्शन बी सही है, डी सही है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वायुमंडल में ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट होता है? आई होप सो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर लाइव चैट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। आप अगर कभी नहीं भी पढ़े हैं, अगर इंडिया का मैप जान रहे हैं तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इंडिया आपको पता है ये अर्थ है और अर्थ में जो है ये बीचों बीच आपका लाइन गया है, ये क्या है आपका? इक्वेटर है, जिसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। इंडिया आपको पता है ऊपर इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री का जो लाइन गया है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, इंडिया वहाँ से गुजरता है। तो ये इंडिया यहाँ से गुजरा, ठीक है, ऊपर में, और इंडिया को लगभग लगभग बीचों बीच से काटती है कर्क रेखा। लेकिन इंडिया का जो मैप है, मैप का विस्तार है इंडिया का, उसमें कहीं भी जो है इंडिया इक्वेटर को नहीं काट रहा है, ये क्लियर करेंगे। ठीक है, जो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसको नहीं काट रहा है, यानी कि इंडिया, ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर ही कहीं इंडिया है। ठीक है, और कर्क रेखा गुजर रहा है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 नॉर्थ कहते हैं इसको। भूमध्य रेखा के ऊपर है तो नॉर्थ है और नीचे है तो साउथ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि नॉर्थ में है। तो देखिए, साउथ वाला ये दो ऑप्शन क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। अब देखिए, एक ऑप्शन है 37.8 नॉर्थ और एक है 8.4 डिग्री नॉर्थ। आपको पता है आपका क्या कह रहा है? दक्षिणतम अक्षांश कह रहा है, तो 23.5 डिग्री से तो कम होगा। इधर जैसे जैसे आएंगे ये 0 डिग्री है, तो 23.5 से कम है। तो ऑप्शन में 23.5 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 8.4 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बाय ऑप्शन भी डिकोड कर लेंगे अगर मैप थोड़ा बहुत ध्यान में है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आई होप सो आप क्लियर कर लेंगे। आप आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंचनजंगा जो है भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? ऑप्शंस क्या क्या है आपका? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शंस है आपके पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आंसर क्या होगा? गोदावरी कहाँ है आपका? एमपी से निकलती है। कहाँ निकलती है? एमपी जो है, यानी कि मध्य प्रदेश गोदावरी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? तो कृष्णा नदी जल विवाद बेसिकली किससे किससे रिलेटेड है? तो आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हुए नीचे आएंगे तो कहाँ? कर्नाटक, और फिर राइट की ओर और जाएंगे तो तमिलनाडु। तो इस तरह से आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऑप्शंस में कहाँ कहाँ है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ क्या है? कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य यही तीनों है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, अक्षांश प्रभावित करता है, पृथ्वी का परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर कर रहा है वो हो रहा है, समुद्र से डिस्टेंस पे भी होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण जो अपने अक्ष पे पृथ्वी गति करती है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, ये जो है प्रभावित नहीं करता है किसको? जलवायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है, मतलब काली मिट्टी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है आपसे पूछ रहा है। आंसर में है रेगुर, ह्यूमस, बांगर और क्रिस्टली। आंसर क्या होगा? आंसर है रेगुर जो है ये कहा जाता है काली मिट्टी को, या काली मिट्टी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? मतलब आपको पता है कि कोई एक सर्टेन फसल होता है जो कि एक सर्टेन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सबको रहने देता है। तो बदल बदल के हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को मतलब अलग अलग जो है फसल को उपजाते हैं एक ही ज़मीन में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? फसल प्रत्यावर्तन, फसल परिक्रमण, शुष्क मिट्टी और फसल बदलना। तो आंसर क्या होगा? फसल प्रत्यावर्तन कहते हैं इसको, जब एक ही लैंड एरिया में हम अलग अलग टाइप के फसल को प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो देखिए, जब एरिया की बात करेंगे तो सबसे कम एरिया किसका है? गोवा का है, ठीक है। लेकिन गोवा क्या है? टूरिज्म प्लेस है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। और जब बात करेंगे हम लोग एरिया पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन जो है वो किसका कम है? सिक्किम का, जो हिली एरिया है सिक्किम। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम दिख रहा होगा, इसका पॉपुलेशन क्या है? सबसे कम है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? ऑप्शंस में है मार्शल, एडम स्मिथ, पिगू और रॉबिन्स। तो आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडम स्मिथ जो है वो जो अर्थशास्त्र विषय के फादर भी कहे जाते हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र का स्टडी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो क्या हो गया? पर्सनल लेवल पे हो गया, एक कह लीजिए, ठीक है। और मैक्रो हो गया जो कि हम लोग उसमें पूरे के पूरे मार्केट को देखते हैं। तो व्यक्तिगत लेवल पे जब भी आएगा, पर्सनल आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो कहेंगे। और जो व्यष्टि है उसका जो इंग्लिश होता है वो होता है माइक्रो, ठीक है। और समष्टि का हो गया आपका मैक्रो। तो ऑप्शन में देखेंगे, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से सही है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन में तो आंसर आपका सी दे रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर सिर्फ ए होगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डिस्कशंस होगा तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना है। मेरे अकॉर्डिंग माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल होता है और ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में देखेंगे क्या है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। तो दुधवा नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? ऑप्शन में है एवेनेजर हावर्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डो और एंड्रयू मिरन्स। आंसर क्या होगा? देखिए, गार्डन सिटी क्या है? एक तरह का सिटी को इवॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें कि छोटे छोटे गांव को विकसित करके एक मिनी शहर में, मेट्रोपॉलिटन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक थ्योरी है और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए एवेनेजर हावर्ड के द्वारा दिया गया था, गार्डन सिटी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक माह होगा यहाँ पर, है ना। प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शंस में देख लेते हैं, 28 मार्च, 8 सितंबर, 18 सितंबर और 18 मार्च। आंसर क्या होगा? 8 सितंबर। शिक्षक दिवस के 3 दिन बाद, 5 सितंबर के 3 दिन बाद, यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। ऑप्शंस में है कुंभ मेला नहीं होगा, गंगा मेला भी नहीं होगा, नौचंदी मेला, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, यही वो मेला है जो कि होली के कुछ दिन बाद मेरठ में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शंस में है विलियम हार्वे, लुई पास्चर, हरविंद खुराना और एफ वेंटिंग। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हरविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का क्या बोलते हैं, डिस्कवर किया था, ठीक है, खोज करता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? WBC के बारे में बात कर रहा है, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहा है। तो वाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या है आपका? रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाना है, यानी कि बाहरी जो आक्रमण हो रहा है अदर सेल्स का या फिर वायरस का, उन सबसे क्या है, लड़ना है WBC का काम। ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शन ए तो आपका कह रहा है पोषण तत्वों का वहन करना है, जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है संक्रमण से लड़ना, और आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना काम है किसका? वाइट ब्लड सेल्स का, WBC का। नेक्स्ट है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक। जैसे ही पानी मतलब जल आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ जल इक्वल टू जाइलम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऊतक का मतलब क्या हो गया? टिश्यू हो गया। ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि पानी और पोषक तत्वों को क्या करता है? जड़ से ऊपर की ओर ले जाता है। संवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शंस में क्या क्या है? मुख गुहा है, अग्नाशय है, मलाशय है और आमाशय है। तो याद रखेंगे जो जठर रस है वो कहाँ होगा? वो होगा आपके आमाशय में स्रावित होगा। कहाँ स्रावित होगा? आमाशय में स्रावित होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? देखिए वही क्वेश्चन अभी जस्ट रिपीटेड है इसी सेट में। यहाँ आपको सीधा सीधा ऑप्शन में दिख रहा है। व्हाइट ब्लड सेल का आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? यानी कि यहाँ पे किडनी की बात कर रहा है। किडनी जब वृक्क कह रहा है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए वृक्क हिंदी से भी आप अगर डिकोड कर लें आप तो वृक्क का क्या होगा? वृक्काणु होगा। नेफ्रॉन्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये वर्ड बहुत आसान है। नेफ्रॉन्स में बना होता है क्या? किडनी। आपका प्रत्येक वृक्क जो है वो किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना रहता है? वो होता है वृक्काणुओं से, यानी नेफ्रॉन्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंगा की कमी से होने वाला रोग। तो आई होप सो आप सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन है नमक। जैसे ही नमक देखेंगे लोग मार देंगे और गलत हो जाएगा। नमक नहीं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आयोडीन होगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन याद रखिएगा डायबिटिक लोगों को, डायबिटीज से जो मरीज पीड़ित रहते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। और जनरली हमारे शरीर में भी इंसुलिन जो होता है वो स्रावित होता है। कहाँ होता है? ऑप्शंस में है यकृत, तिल्ली, अग्नाशय और पित्ताशय। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय में जो होता है वो इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट है एड्स क्या है? तो एड्स एक तरह का बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। और एड्स ऑप्शन में देख लेते हैं। आंखों का संक्रमण गलत है। एड्स की औषधि गलत है। कैंसर का प्रकार, घातक मृत्यु रोग है कौन सा? एड्स है। ठीक है, मतलब एड्स से पीड़ित बीमारी धीरे 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 डेथ की ओर, मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है नीलहरित शैवाल है क्या है? मृतजीवी है, परजीवी है, पूर्णभोजी है, स्वपोषी है। तो नीलहरित शैवाल क्या है? आपका स्वपोषी है, यानी कि एक तरह का प्लांट है जो खुद से अपना खाना बना लेता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा भी कहा जाता है? तो सिंपल समझिए कि दुग्ध में ऐसा कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज। तो आपको पता है दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, तो वहाँ से ये लैक्टोज आ गया आपका। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन तो है। आपका आंसर क्या है? एसओ2। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिशा दोनों हो। ऑप्शंस में देखेंगे प्रतिबल, दबाव, ऊर्जा और कार्य। तो देखिए दबाव, ऊर्जा और कार्य ये तीनों का तीनों क्या है? अदिश राशि। और प्रतिबल क्या है? आपका एक सदिश राशि। हालांकि जब थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे तो एक प्रदिश राशि भी होता है जिसमें कि दिशा और परिमाण होने के साथ साथ दिशा कंटिन्यू बदलता रहता हो, वैसी ही राशि क्या है? आपका प्रतिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नैनोमीटर। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपने सुना होगा। नैनोमीटर क्या होता है? ऑप्शंस में है 10⁻12, 10⁸, 10⁻⁻9 और 10⁻9। तो याद रखिएगा 10⁻9 को हम लोग क्या कहेंगे? गीगा कहेंगे। और 10⁻⁻9 को क्या कहेंगे? नैनो कहेंगे। तो याद रखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी यानी 10⁻�9। नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है ना, चले तो पीछे की ओर गए। तो यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो आई होप सो आप सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता हो पहले से ही। ऑप्शंस क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उपयुक्त में से कोई नहीं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो कि जड़त्व का लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है जो जिस अवस्था में रहता है उसी में रहना चाहता है। तो अगर बस रुकी हुई है तो हम भी रुके हुए हैं, अचानक बस चलता है तो हम पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। नेक्स्ट है आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। देखिए पक्षी अगर आकाश में उड़ रहा है उसमें मूवमेंट है तो गतिज ऊर्जा है। और क्योंकि वो हाइट पे है, अगर वो उड़ना बंद भी कर दे तो भी वो तेजी से नीचे गिरता आएगा, तो स्थितिज ऊर्जा है। तो बोथ होगा, याद रखिएगा। बोथ का मतलब हो गया आपका कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी के अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो हम लोग को पता है कि हम क्योंकि पौधे हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं तो कौन सा अवशोषण करेंगे जो हमारे लिए हानिकारक हो? ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड पहला ही ऑप्शन है और ये आपका आंसर सही होगा।
जो आपका फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है पेड़ों के द्वारा। नेक्स्ट है ध्वनि सबसे तेज संचरण कहाँ करेगी? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। तो सबसे पहले जान लीजिए कि निर्वात में तो ध्वनि ट्रैवल करेगा ही नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ध्वनि यानी कि साउंड को मूवमेंट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब इन तीनों में बात करें तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठोस होगा। ठोस में क्या है आपका सबसे ज़्यादा गति तेज होता है साउंड का। नेक्स्ट है आपका एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं होगा। सौर हीटर है तो सूर्य का जैसे रोशनी नहीं मिलेगा तो गर्म जल नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या क्या है? तेज धूप वाले दिन में, गर्म दिन में, बादल छाए हुए दिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। बादल छाए हुए दिन में हम लोगों को गर्म पानी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? देखिए सबसे पहले तो परावर्तन का नियम हम लोग पढ़ेंगे। उसमें परावर्तन के नियम में क्या है आपका, एक आपके पास एक प्लेन है और उसमें ऐसे लाइट आया जिसको आपतित किरण बोले यानी कि इंसिडेंट रे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया जिसको परावर्तित किरण बोले यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका अभिलंब जिसको 90 डिग्री हम लोग रखते हैं। तो आपसे पूछ रहा है आपतन का कोण, तो जो आपतन का कोण का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? वो इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब। अभिलंब यानी कि ये वाला, यानी कि एल्टीट्यूड जो आपने डाला वो नॉर्मल जिसको कहते हैं, और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हमको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण ये, तो रूल यही है कि आपतन कोण आई जो होता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू आर होता है परावर्तन कोण के। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आंसर क्या होगा? सतह पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये गलत है, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के ये सही है। तो आंसर नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा, आपतन कोण का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एमसीबी यानी एमसीबी के बारे में बात कर रहा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको कहते हैं, आप घर में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक परिपथ में लगता है हर जगह, जो लघु पतन से यानी शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस थ्योरी पे काम करता है? याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होता है तो वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और उसी का यूज करके एमसीबी बना है। ऑप्शंस में देख लेते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव, बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर आपका क्या होगा? सही होगा, चुंबकीय प्रभाव पे यानी मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है आपका एमसीबी। नेक्स्ट है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? देखिए पीला कलर का यूज़ किया जाता है फॉग को कट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस में क्या? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सोडियम बल्ब कहते हैं उनको, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्या? निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? विस्फोटक यानी कि बम वगैरह बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन दिख रहा है, मेरे हिसाब से यही आंसर सही होगा, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं हम लोग विस्फोटक बनाने में। नेक्स्ट है न्यूक्लियन का मुख्य मान क्या होता है? जो न्यूक्लियन होता है वो बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस का जो अमाउंट है उसको कहते हैं, और न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग का क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है, जिसको कि हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास बन रहा है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, यानी जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा जब पानी में NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे तो NaOH यानी कि एक क्षार बनेगा। तो ऑप्शन में अम्लता है, क्षारता है, ए और बी दोनों है, कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्षारता यानी कि बेसिक, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, यानी कि जब नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 के बारे में बात करेंगे तो उनके बीच में कैसा बॉन्ड है उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और हर एक एलिमेंट अक्रिय गैस की तरह होना चाहता है। अक्रिय गैस होने के लिए क्या चाहिए आपको? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले जब इसको सेल में डिवाइड करेंगे कक्षा में, तो सबसे पहला सेल आ जाएगा 2 और दूसरे सेल में आ जाएगा 5, और अब आपको पता है कि 5 है, इसका मतलब इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए, और दूसरा अब नाइट्रोजन ही मिल रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? साझा करेंगे, ठीक है। और कितने का करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए आयनिक बंधन जो गलत है, आयनिक बंधन होता है जब हम इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। यहाँ इसके पास 5 है और 5 ये छोड़ेगा नहीं, किसी और से 3 ले ले वो अलग बात है। एकल सहसंयोजक गलत है, द्विसहसंयोजक गलत है। आंसर क्या होगा? त्रिक सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा कि नाइट्रोजन अणुओं के बीच में त्रिक सहसंयोजक बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, इस सफ़ेद पाउडर का क्या नाम है?
अब पता है आपको, जब जल रहा है कोई चीज़ तो ऑक्सीजन में जलेगा, और ऑक्सीजन में जल रहा है इट मीन्स क्या होता है, ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, ये बनेगा आपका, वो सफ़ेद पाउडर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का भी हटना, तो ये भी गलत है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ये भी गलत है। विद्युत धनी तत्व का निकलना, ये सही है। पॉजिटिवनेस निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो आके जुड़ा, इसका मतलब है कि पॉजिटिवनेस आपकी कम हुई। विद्युत धनी यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिसको कहते हैं, वो अगर आपका क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, टंगस्टन नहीं होता है, सॉरी पूछ रहा है आपसे, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, टंगस्टन नहीं होता है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए जब नाभिकीय हो गया तो ऊर्जा क्या होगा, न्यूक्लियर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, नाभिकीय ऊर्जा दिख रहा है आपको, और वो क्या है, आंसर सही है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई हैं, यानी कि बिहार का जो बॉर्डर है वो कितनी राज्यों से घिरी हुई हैं, यानी कि कितने राज्यों का बॉर्डर जो है वो टच करता है बिहार से। तो एक तरफ तो आपका वेस्ट में आपका जुड़ेगा यूपी से, नीचे जुड़ेगा बांग्लादेश से, सॉरी झारखंड से, और ईस्ट साइड में जुड़ेगा पश्चिम बंगाल से। तो टोटल कितना होगा, 3 राज्य होगा बिहार राज्य की सीमा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो याद रखिएगा, बिहार के जो आपका नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, आपका उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपका क्या है, सबसे ज़्यादा जिले हैं। टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो 13 है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र को अलग अलग भाग में बांटा गया है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ सबसे ज़्यादा जिला 13 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है। तो याद रखिएगा, इसका टारगेट जो है वो है आपका 2040 ऑप्शन नंबर डी है। 2040 तक इसने टारगेट रखा है, जो डीजल और इथेनॉल को मिलाने का जो प्रोसेस है उसका, और उसके तहत जो है ये शून्य कार्बन जो है इमिटिंग का टारगेट रखा है। नेक्स्ट है, बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का क्या नाम है। आप जैसे ही बांद्रा नाम सुनिएगा तो महाराष्ट्र आता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से भगत सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इधर हो गए, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया था उसी के शासनकाल में, उस डायनेस्टी में कह लीजिए जिसका डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था, है ना, जो कि कुछ ज़्यादा सोशल इम्प्रूवमेंट कराने में कुछ ज़्यादा ही डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शंस में है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी है, बलबन जो है आपका दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार इसी के शासनकाल में देखा गया था, बलबन के शासनकाल में। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, घाट प्रभा है, मंजीरा नहीं है, मूसी भी है, तुंगभद्रा भी है। तो याद रखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो मंजीरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। ऑप्शन में महानदी, ताप्ती, कावेरी और नर्मदा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा नर्मदा, क्योंकि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो इसका जब वाटरफॉल नीचे की ओर जाता है तो नीचे से जो हवाएं तेज चलती हैं तो पानी ऊपर की ओर दिखता है, धुआं की तरह, फॉग की तरह। तो धुआंधार जलप्रपात का फॉर्मेशन होता है कहाँ, नर्मदा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। मानव निर्मित का मतलब संश्लेषित रेशा, लिनन, जूट और रेशम, ये क्या है, प्राकृतिक है। रेयन जो है ये क्या है आपका, संश्लिष्ट रेशा है, तो ये क्या है, मानव निर्मित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में बाजरा, धान, ज्वार और गेहूं। तो देखिए, खरीफ की फसल नहीं है का मतलब रवि का फसल है, और रवि का फसल कौन सा है, गेहूं है। बाकी खरीफ का फसल ज्वार, धान और बाजरा है, ये सभी का सभी क्या है, रवि का सॉरी खरीफ का फसल है। रवि का कौन सा है, गेहूं है। और आपसे यही पूछ रहा है, खरीफ का फसल नहीं है मतलब रवि का है, आंसर डी गेहूं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय के विचारों से के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी।
तो याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, ऑप्शन देख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, केसी सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में जो है वो आपका तत्वबोधिनी सभा का फॉर्मेशन किए थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? ऑप्शन में है कांडला, मोरमुगाओ, तूतीकोरिन और कोचीन। आंसर क्या होगा? आंसर है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। जो नेशनल जो आपका प्रौद्योगिकी दिवस है उसको क्या है आपका 11 मई को मनाया जाता है। वो पूछ रहा है डैश की स्मृति में मनाया जाता है, मतलब किस वजह से? तो पोखरण सेकंड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये तो नहीं होगा, मंगलयान, मेघदूत। आंसर क्या होगा? पोखरण सेकंड, जो कि आपका पोखरण में परमाणु बम का जो हम लोगों ने परीक्षण किया था सेकंड, उसमें है, जिसका कि मिशन शक्ति जो है कोड रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की? तो राष्ट्रीय किसान नीति के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन में है आपका 2007, 2010, 2018, 2001। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2008 में जो है राष्ट्रीय किसान नीति के बारे में मंजूरी प्रदान मिली थी। नीति जो है ये वाला किसानों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने मौर्य प्रशासक में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया, मतलब लिखा है सीधा सीधा। और जब बात करेंगे मौर्य काल का, तो मौर्य काल से रिलेटेड एक प्रमुख बुक है किनका? चाणक्य का, जिनको कि हम कौटिल्य भी कहते हैं। बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य ने ही जो है मौर्य प्रशासन में जो डिवीजन हुआ था उसके बारे में डिटेल में अपने बुक में लिखा है। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल, आप सभी के लिए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में, ये देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने बताया कि पूरे एक मार्केट को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कि हम समष्टि कहते हैं। क्लियर? तो इसका आपको आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप सो आप लोगों को इस सेट में मज़ा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।